हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अबाउट द क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड की स्टडी करके रखी है। आज हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इनर्ट गैसेस के कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर मतलब बिटवीन टू, बराबर है। हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो दो अलग अलग हैलोजन के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं तो ये आयोनिक भी हो सकते हैं एंड ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, डिपेंड कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे कैसे हो सकता है। अलग अलग हैलोजन्स हैं हमारे पास और इन सब के अलग अलग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं जरा चेक करते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड्स के क्लास को देखें तो 4 हैलोजन आपके पास है, तो फ्लोरीन अगर कंपाउंड बनाएगा तो उन्हें हम लोग फ्लोराइड्स कहेंगे। क्लोरीन बनाएगा तो उसे आप लोग कहेंगे क्लोराइड्स। ऑब्वियसली ब्रोमीन के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोमाइड्स कहेंगे। एंड आयोडीन के कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे आयोडाइड्स। नाउ एलिमेंट्स, तो फ्लोरीन इनके साथ, इनमें से किसी के साथ भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नहीं बनाते, उन्हें हम लोग अलग टाइप की कैटेगरी में रखते हैं, डिपेंड कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्लोरीन की बात करते हैं, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन इनमें से सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकता है। देखिए इनका जो जनरल फॉर्मूला है ये इस टाइप से आया। इनके नाम भी बड़े मज़ेदार है। इसे हम लोग क्लोरीन मोनोफ्लोराइड कहते हैं, इसे आप कहेंगे क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, इसे क्या कह देंगे, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। तो क्लोरीन ऑब्वियसली क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ एंड आयोडीन के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नहीं बनाता। इसका रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम कम होती है, बराबर है। अब क्लोरीन ऐसे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के साथ कंपाउंड बना सकता है लेकिन आयोडीन के साथ नहीं बना सकता। आयोडीन तीनों के साथ कंपाउंड बना लेगा, लेकिन अब इसके नीचे तो है ही नहीं एस्टाडाइन, तो उसकी स्टडी तो हम लोग करते नहीं हैं ना। वो ब्रोमीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रोमीन आप लोगों को कई सारे कंपाउंड बनाते हुए दिखेगा, जैसे BRF। अब इनके नॉमेनक्लेचर आप लोगों को समझ में आए, ये ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ये क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाता है इस टाइप का, ये ब्रोमीन के साथ एंड आयोडीन के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा। आयोडीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयोडीन कई सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाता है। इनफैक्ट अगर 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कौन सा हैलोजन बनाता है, तो वो है आयोडीन। देखिए ये IF बना सकता है, IF3 बना सकता है, IF5 बना सकता है एंड मोस्ट कॉमन IF7 बना सकता है। क्लोराइड्स के साथ अगर देखें तो ये ICl बना सकता है, ICl3 बना सकता है। ब्रोमीन के साथ अगर देखें तो ये इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। तो ये सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखता है कि सर इनके कंबाइन होने का रेशियो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर में ये कंबाइन होते हैं। हाँ, एंड उन्हीं के हिसाब से हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्लासीफाई भी करेंगे। चलिए इन्हें हम लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं, हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं हम लोग इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए x एंड यहाँ पर लगा दिया मैंने n, वेयर x का मतलब समझते हैं। x का मतलब होता है हैलोजन एटम ऑफ लार्जर साइज। इसका मतलब क्लियर है कि x मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन होगा, या फिर यू कैन से ऐसा हैलोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एंड x' का मतलब क्या है, हैलोजन एटम ऑफ स्मॉलर साइज। ऑब्वियसली x' की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर रही बात n, तो n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। देखिए कैसे, इनके हम लोग टाइप्स बनाते हैं और फिर एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक। टाइप्स एंड यहाँ पर एग्जाम्पल्स।
अगर हम लोग X डैश की बात करते हैं तो यहाँ पर वन हैलोजन एटम, दूसरा भी हैलोजन एक ही है। तो इस कैटेगरी के एग्जांपल देखिए, क्या ये नहीं है ClF है, BrF है, IF है, ICl है, IBr है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी के एग्जांपल बन जाएंगे गाइस, बनेंगे X डैश। अब यहाँ पर देखिए मैंने X का मतलब क्या कहा, बड़ा वाला हैलोजन, और X डैश मतलब छोटा वाला। यहाँ पर देखिए क्लोरीन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन तो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है, तो ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा हो गया। दूसरा टाइप देते हैं X डैश 3। देखिए इस कैटेगरी में 1 2 3 4 ऐसे एग्जाम्पल जाते हैं, तो आप लोग इसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इजीली। ClF3 देन ICl3 BrF3 बनाया जा सकते हैं। देन X डैश 5, X डैश 5 इस कैटेगरी में आपके पास कंपाउंड कौन सा दिख रहा है, तो ClF5 दिख रहा है। देन उसके बाद BrF5 दिख रहा है, IF5 ऐसा कंपाउंड भी दिखता है। देन फाइनल कैटेगरी जो होती है वो होती है X डैश 7। गाइस इस कैटेगरी में यही कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल पाया गया है, बाकी नहीं। एक और चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, जैसे जैसे इन दोनों के साइज का जो रेशियो है, दोनों के साइज का जो रेशियो है इसमें चेंजेस आते हैं। इसमें चेंजेस आते हैं मतलब क्या, ये जो रेशियो रहेगा, ये रेशियो जब बढ़ेगा मीन्स इसका साइज बढ़ेगा, इसका साइज छोटा होगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ एक्स डैश के जो एटम्स है ये बढ़ते जाते हैं। जैसे आप लोग ClF को देखिए, देन ये ClF3 भी बनाता है ClF5 भी बनाता है। एंड I एंड F को देखिए, आयोडीन हैलोजन में सबसे बड़ा, फ्लोरीन हैलोजन में सबसे छोटा। देखिए 7 फ्लोरीन और यहाँ पर एक आयोडीन का एटम है। तो इस तरीके से हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मज़ेदार टॉपिक है एंड 2 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। इनफैक्ट 2 मार्क का नहीं बनना चाहिए, कंबाइंड क्वेश्चन बनना चाहिए। 1 मार्क का पूछेगा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या है एंड 1 मार्क के लिए कहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो 1 2 या 3 बहुत हो गया। 2 मार्क के लिए पूछा तो 4 प्रॉपर्टी आप लोग दे सकते हैं। नाउ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के हम लोग प्रॉपर्टीज क्या क्या दे सकते हैं। तो एक चीज़ तो याद रखिएगा इस कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ अ हैलोजन, आर द कंपाउंड्स ऑफ एक्स। मतलब क्या, एग्जाम्पल देखिए, इनफैक्ट इसे हम लोग कंपाउंड्स के बजाय दूसरा एक सिस्टमेटिक नाम देंगे, दैट इज हलाइड। दीज आर द हलाइड्स ऑफ द एक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए ClF, यहाँ पर x की वैल्यू है क्लोरीन एंड x डैश की वैल्यू क्या है, फ्लोरीन है। इस कंपाउंड का नाम अगर हम लोग देखते हैं तो इसका नाम होता है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसमें N की जो वैल्यू है, ये N की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 1 है। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे फिर कई सारे कंपाउंड्स के नाम बता सकते हैं। देखिए इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बन जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो मज़ेदार चीज़ एक और आपको मिलेगी कि दे कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एटम्स। देखिए मज़ेदार चीज़ क्या, ClF इसमें कितने एटम्स हैं, 2। ClF3 इसमें कितने एटम्स हैं, 4। IF7 इसमें कितने एटम्स हैं, 8। यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, वैल्यू ऑफ N मतलब क्या, नंबर ऑफ X डैश इज ऑलवेज ऑड। ये हमेशा ऑड नंबर में रहेगी। देखिए 1 3, यहाँ पर 7 है। अगेन यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ हम लोग ध्यान दें तो यू विल ऑब्जर्व कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हैलोजन एटम मतलब X इज वेरी मतलब क्या, चेंज हो सकता है। हाँ चेक करते हैं।
देखिए IF यहाँ पर ये +1 में है, IF3 को अगर देखें तो ये +3 में है, IF5 को देखिए ये +5 में मिलेगा, IF7 को देखिए गाइस ये आप लोगों को +7 में मिलेगा। आप लोग और भी कई सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज हैलोजन के बीच में होती है। मतलब क्या, X अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो X2 एंड X-2 इनकी प्रॉपर्टी के बीच में रहेंगे। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अब मज़ेदार चीज़ एक और याद रखिए कि ये जो कंपाउंड्स है गाइस X-N मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, दीज आर मोर रिएक्टिव देन उनके जो करस्पॉन्डिंग हैलोजन्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका रीज़न पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, यहाँ पर देखिए पहले X2 मतलब ये दो X एटम, X-2 को देखिए X- एंड X- ये दो एटम। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है? सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होने के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है ये बॉन्ड एनर्जी हाई है, राइट, ये बॉन्ड एनर्जी हाई है। यहाँ पर देखिए X यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X'। दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग है। तो ये दोनों अलग होने के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, जी हाँ है। एंड देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू देयर प्योर हैलोजन मॉलिक्यूल्स। गाइस अब समझते हैं सिंथेसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड के ऊपर रखे हैं, आप लोगों को प्रॉपर इसका प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे तो बार बार लिख के देखिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन को याद रखना इतना ईजी नहीं होता। एंड स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक दिया था रिएक्शन को बैलेंस करने की, वो यहाँ पर काम करती है, बट स्टिल इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। 2-4 बार अगर हम लोग लिख कर देखते हैं तो काफ़ी इजीली हम लोग इन्हें याद रख सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास 3 मेथड दिए हैं प्रिपरेशन के लिए, एंड इसमें पहली है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इन मेथड में देखिए मैंने 2 टाइप के कंपाउंड्स बना के रखे, X टाइप एंड दूसरा X-3 टाइप का। इनफैक्ट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं हम लोगों को पता है कि 2 हैलोजन को मिक्स कर देंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेगा। जैसे ये देखिए ClF, तो मुझे क्लोरीन एंड फ्लोरीन को मिक्स करना है, 1:1 के रेशियो में कर दिया, बन गया कंपाउंड। हाँ, ये जो कंडीशंस है ये इतना इजीली आप लोग लर्न नहीं कर पाओगे, तो मोस्ट कॉमन एक हीटिंग का साइन दे दीजिए, आपका काम चल जाएगा। ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड अगर प्रिपेयर करना है तो I2 + Cl2 को कंबाइन कर दिया। ब्रोमीन मोनोक्लोराइड को प्रिपेयर करना है तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन को 1:1 के रेशियो में मिक्स करके रख दिया। सिमिलरली X-3 टाइप का अगर आपको कंपाउंड बना के देना है तो जैसे देखिए ClF3, तो यहाँ पर आप लोगों को रेशियो अलग अलग है, 1:3 का है, यहाँ पर भी देखिए 1:3 का रेशियो है। आप लोगों को जो कंपाउंड चाहिए वो कंपाउंड ईजिली प्रिपेयर होते हुए दिखेगा। गाइस इसे प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दूसरी मेथड है, दैट इज बाय द रिएक्शन बिटवीन हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मतलब एक हैलोजन की रिएक्शन दूसरे इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ कर देते हैं, तब भी हम लोग कोई दूसरा इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाकर दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल ब्रोमीन एंड BrF3 मतलब ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, इनके बीच में अगर हम लोग रिएक्शन लगाते हैं तो इट इज ऑब्जर्व कि आप लोगों को मिला है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, बराबर है। ये कंपाउंड किस कैटेगरी में जाता है तो X टाइप की कैटेगरी में जाता है। सिमिलरली अगर आपने ब्रोमीन एंड ClF3 क्लोरीन ट्राइक्लोराइड इनके बीच में रिएक्शन कैरी आउट कर दी तो आप लोगों को मिला एक BrF3 दैट इज ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड एंड आपको मिला ब्रोमीन मोनोक्लोराइड।
है। यहाँ पर भी हमने दोनों टाइप पढ़े, किस कैटेगरी में, X1 एंड X1-3 कैटेगरी में। तीसरी जो मेथड है वो स्पेशल है, दैट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड। अब आयोडीन मोनोक्लोराइड प्रिपेयर करना है तो हम लोग आयोडीन की रिएक्शन कैरी आउट करते हैं इस कंपाउंड के साथ, जिसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट। जब आप लोग आयोडीन को पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाकर हीट करते हो तो आपको आयोडीन मोनोक्लोराइड मिलता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पोटेशियम आयोडेट। तो इस तरीके से हमें जो भी इंटर हैलोजन कंपाउंड चाहिए उसे प्रिपेयर करके दिखा सकते हैं। गाइस अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा लेकिन याद रखना पड़ेगा। देखिए कैसे मैंने कॉलम्स में डिवाइड किया इन्हें। ये दो क्लास हो गए कंपाउंड्स के, X1 एंड X1-3 एंड कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि क्लोरीन क्लोराइड ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ICl, एज कम्पेयर टू BrCl, एज कम्पेयर टू BrF। हाउएवर ऐसा कोई रूल हमारे पास नहीं है कि उसे अप्लाई करके डायरेक्ट हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं, हमें ये ऑर्डर को लर्न करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो इस टाइप के कंपाउंड्स जो है X1 ये जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए BrCl, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये आपको देता है हाइपोब्रोमस एसिड। सिमिलरली अगर हम लोग ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है आयोडिक एसिड। क्या मिल रहा है? आयोडिक एसिड। एंड यही रिएक्शन X1-3 टाइप के कंपाउंड में अगर देखते हैं, जैसे आयोडीन ट्राइक्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो आप लोगों को आयोडिक एसिड मिल रहा है, साथ ही साथ आप लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड ये दूसरा इंटर हैलोजन कंपाउंड आप लोगों को मिल रहा है। डिसप्रपोर्शनेशन। अब डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, मतलब रिड्यूस भी होता है एंड ऑक्सीडाइज भी होता है। देखिए ये है यहाँ पर कंडीशन। BrF जब डिसप्रपोर्शनेट होता है तो ये आपको देता है ब्रोमीन। यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है एंड यहाँ पर है +5। तो +1 से 0 कम हुआ, +1 से +5 बढ़ गया, रिड्यूस भी हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ, डिसप्रपोर्शनेशन है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ये +3 में है, यहाँ पर आपको +4, यहाँ पर आपको +2 का चार्ज मिलता होगा। चेक करेंगे आप लोग। देन फ्लोरिनेशन। तो सिंपल टाइप जो है X1 इनका फ्लोरिनेशन नहीं होता, बट ये जो क्लास है कंपाउंड का इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। जैसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसके एनरिचमेंट में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए यूरेनियम की रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के साथ करते हैं तो यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इससे वापस डिकम्पोज करेंगे यूरेनियम में एंड फिर से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। देन एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है इस टाइप के तो नहीं शो करते, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक वैसे जैसे हैलोजन भी देते हैं। देखिए ये इथिलीन है एंड सपोज करिए मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ ICl के साथ, तो आप लोगों को कंपाउंड जो मिलेगा ये मिलेगा कुछ ऐसे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्किन लिया होता तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कराना पड़ता है। गाइस अब हम लोग समझते हैं इनके यूजेस के बारे में, दैट इज यूजेस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के यूजेस की अगर बात करते हैं तो क्या क्या यूज हो सकते हैं। पहले ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड, ये जो कंपाउंड है इट इज यूज्ड इन द estimation of iodine number of oils। जो ऑयल्स है
उनकी एक प्रॉपर्टी होती है आयोडीन नंबर, उसे चेक करने के लिए हम लोग ICl का इस्तेमाल करते हैं। देन ClF3 की अगर बात करें और BrF3 की अगर बात करें तो दीज आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्गर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। दीज आर यूज्ड एज व्हाट? स्ट्रॉन्गर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। एग्जांपल आपके सामने ही है गाइस। ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, these interhalogen compounds are used as non-aqueous solvents। अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का मीनिंग, एक्वस सॉल्वेंट मतलब क्या? पानी, एंड नॉन एक्वस पानी को छोड़कर अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट तो इन्हें हम लोग कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, एंड अगेन these are also used to produce polyhalides। पॉलीहलाइड्स जिसमें हैलोजन एटम एक से ज़्यादा हो, ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे आयंस जनरेट करने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इनके कुछ यूजेस। अब समझते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनके स्ट्रक्चर याद करना बहुत ही सिंपल होता है और छोटा सा ट्रिकी है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है गाइस, हैलोजन, ये हैलोजन है, इनके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2Np5 होता है, मतलब 2 and 5। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके हम लोग इनके कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हैं। हम लोग 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करते हैं। एक X-X, X हो गया, देन X-3 एंड एक कैटेगरी बनाएंगे X-5 की। इस टाइप के एग्जांपल अगर देखें तो ICl, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इन टाइप के कंपाउंड का, ये स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पर आयोडीन एंड क्लोरीन के बीच में सिंपल बॉन्ड बनेगा। इनके स्ट्रक्चर को आप लोग कहेंगे लीनियर स्ट्रक्चर। सोचिए गाइस, अब इस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलता है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। आपके बुक में नहीं दिया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन सर बॉन्ड तो 3 ही है। हाँ, इसका मतलब 2 क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। अब ऐसे केस में अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है गाइस, आप लोग समझने की कोशिश करिए जरा। ये देखिए X', ये X' एंड यहाँ पर 2 होती है लोन पेयर, 2 लोन पेयर। मैंने कहा है कि हैलोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये 5 है। ये NS2Np5 तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता ही है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। तो 1 2 3 यूज हो गए। अब कितने बचे हैं? बचे, और फिर ये बचे हैं, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 7। देखिए 7 है कि नहीं? 1 2 3 और ये 4 7। टोटल पेयर्स कितनी होगी? 5, जिसमें से 3 है बॉन्ड पेयर्स और 2 क्या है? लोन पेयर्स है। ये जो शेप होता है, इस शेप को आप लोग कहते हो बेंट टी शेप, एंड यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है नियर अबाउट 89 डिग्री के आसपास का। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो आप लोग इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं ClF3, E1 BrF3, E1 ICl3 एक्सेट्रा। जो भी कंपाउंड्स इस कैटेगरी में आएंगे इन सब का स्ट्रक्चर ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा। देन चलते हैं X'5 की तरफ। गाइस यहाँ पर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन मिलता है sp3d2। टोटल ऑर्बिटल्स काउंट करें तो 6 हैं, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 5 है, मतलब यहाँ पर 1 लोन पेयर होगी। अगर नॉर्मल 6 बॉन्ड पेयर होते तो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखते हैं। इसमें टोटल आप लोगों को बॉन्ड ऑर्बिटल दिखते हैं 6, लेकिन बॉन्ड्स बनते हैं सिर्फ 5। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 है लोन पेयर। ये देखिए, इस लोन पेयर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। X', ये हो गया X', ये हो गया X', यहाँ पर भी X'। now इसका एग्जांपल, तो जो भी इस कैटेगरी में आएंगे, जैसे मान लीजिए BrF5 का स्ट्रक्चर बना के दो, ये बन गया।
अब इसे क्या कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। ये देखिए ये स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया। तो इसे हम लोग इनफैक्ट इसे काउंट नहीं करेंगे, ये स्क्वायर और ये पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ये लोन पर आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, इसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। गाइस अब स्टडी करते हैं हम लोग कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। सिर्फ ज़ेनॉन ही नाम क्यों लिया सर, बाकी के इनर्ट गैसेस कंपाउंड्स नहीं बनाते क्या? तो ऑलमोस्ट नहीं बनाते। आपको पता है इनर्ट गैसेस हेलियम, नियॉन, देन उसके बाद आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इनमें सिर्फ ज़ेनॉन ऐसा है जो कंपाउंड्स बना सकता है। इनफैक्ट हमारे पास ज़ेनॉन के कंपाउंड्स है, आइसोलेटेड किए हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न ये कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ज़ेनॉन इज क्वाइट सिमिलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। इसीलिए ज़ेनॉन के कंपाउंड्स मिल जाते हैं, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है, बाकी जो इनर्ट गैसेस है, इनके कंपाउंड्स हमें नहीं मिलते। अब ज़ेनॉन की जो कंपाउंड्स है, इनफैक्ट इनर्ट गैसेस की जो कंपाउंड्स हैं, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करके दिया था बाय द साइंटिस्ट नेल बार्टलेट एंड लोहमन। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर हम लोगों को ये बताया कि इनर्ट गैसेस 100% इनर्ट नहीं है, इनके कुछ कंपाउंड हैं। फॉर एग्जांपल ज़ेनॉन की रिएक्शन जब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स के साथ करते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट हमें एक ऐसा क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलता है। ये जो कंपाउंड है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है एंड इस कंपाउंड को सबसे पहले आइसोलेट करके देखा गया। अब ज़ेनॉन कई सारे फ्लोराइड बनाता है। ज़ेनॉन ये कंपाउंड बना लेता है HgF4, ज़ेनॉन डाई फ्लोराइड, ज़ेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, इनफैक्ट ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड भी बनता है। ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ भी कंपाउंड बनाता है। जैसे ये देखिए XeO3 ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड कहेंगे, XeOF2 इसका नाम कैसे देंगे, ज़ेनॉन मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड, मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड। अगर आपके सामने ये कई कंपाउंड आ जाए और आपको किसी ने इसका नाम पूछा तो ज़ेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड बनेगा। इफ अगर कभी ऐसा कंपाउंड आ जाता है तो इसे हम लोग कहेंगे ज़ेनॉन मोनोऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। राइट, ये अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग स्टडी करते हैं ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स की। नाउ ज़ेनॉन का फ्लोराइड जो है ये डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड बना सकता है, ऐसा मैंने कहा है। हाँ, तो इनकी रिएक्शन जब हम लोग ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन के साथ करते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, रेशियो अलग अलग होता है, प्रोडक्ट भी अलग अलग मिल जाता है। देखिए कैसे है। ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन जब हम लोग निकेल ट्यूब, ये वाला वर्ड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, निकेल ट्यूब में लेके हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, तो ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड मिलता है। सिमिलरली उसी रिएक्शन में अगर हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो हमें मिलता है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। इफ अगर आप लोगों को ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग सेम मेथड, तो ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन का रेशियो आपको लेना होता है 1:5 का। ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन को मिक्स करके हम लोग जब उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करते हैं, मतलब मिक्सचर में इलेक्ट्रिक, लेकिन टेम्परेचर रहेगा -80 डिग्री का, तब आपको मिलता है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। मतलब ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ अगर आपने ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि फ्लोरीन की क्वांटिटी एक्सेस में है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया एट लो टेम्परेचर, तो आप लोगों को मिलता है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब ये जो ज़ेनॉन फ्लोराइड्स आपको मिले हैं, इनमें से आप लोगों को ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। दो केमिकल रिएक्शन है, पहली है हाइड्रोलिसिस। ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड को जब पानी के साथ रिएक्ट करते हो, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, तो यहाँ से ज़ेनॉन अलग होता है। देखिए 4 फ्लोरीन है, 4 हाइड्रोजन, HF मिलकर बना देते हैं एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन गैस। एंड इफ अगर आप लोगों ने PF5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कर दी तो ये एडिशन प्रोडक्ट बना देता है।
दोनों कंबाइन हो गए, इसे आप लोग कहते हो गाइस एडक्ट। एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट एक और कंपाउंड का प्रिपरेशन हमें समझना है, दैट इज XeO3, जिसका नाम आप लोग क्या देंगे, जेनॉन ट्राइऑक्साइड। इसका नाम आप लोग बनाओगे जेनॉन ट्राइऑक्साइड। नाउ जेनॉन ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। देखिए, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करिए या फिर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करिए। जब जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जेनॉन के साथ साथ जेनॉन ट्राइऑक्साइड मिलता है, यहाँ से HF भी मिला एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। एंड अगर आपने जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो आप लोगों को सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट इज जेनॉन ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब समझते हैं ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स मतलब जेनॉन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा एंड फ्लोरीन भी रहेगा। जेनॉन कई सारे टाइप के ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाता है गाइस, जैसे XeOF2 ले लीजिए, XeO2F2 ले लीजिए, या फिर इवन XeOF4 ले लीजिए। ये इस टाइप के ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाता है। अब इनके नाम की अगर बात करें तो इसका नाम कैसे देते हैं, देखिए, ये है जेनॉन मोनो, ऑक्सीजन एक ही है और फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो जेनॉन मोनो ऑक्सी डाइफ्लोराइड, बराबर है। तो फिर इसका नाम क्या देंगे आप लोग, जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनॉन मोनो ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ऐसे इनके नाम देते हैं। अब इनके प्रिपरेशन के बारे में समझते हैं। हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्हें दो मेथड से, एक है बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। अलग अलग जेनॉन फ्लोराइड्स हाइड्रोलिसिस के बाद अलग अलग ऑक्सीफ्लोराइड्स देते हैं। कैसे, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये आपको देता है जेनॉन मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड। इफ आपने जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये आप लोगों को देता है जेनॉन मोनोऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। सेकेंड वाली मेथड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज बाय रिएक्शन बिटवीन XeOF4, मतलब एक ऑक्सीफ्लोराइड को दूसरे ऑक्सीफ्लोराइड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जेनॉन मोनोऑक्सी टेट्राफ्लोराइड विथ सिलिका और वाटर। देखिए, अगर आप लोगों ने XeOF4 की रिएक्शन सिलिका के साथ कर दी तो आपको मिलता है जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। बट इफ अगर आपने जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया, पानी के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये आप लोगों को देता है XeO2F2, मतलब ये एक ही कंपाउंड दे रहा है। हाँ, रिएक्शन चाहे तो सिलिका के साथ करिए या फिर पानी के साथ। सिलिका के साथ करते हैं तो ऐसा F4 बाय प्रोडक्ट जाएगा, पानी के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बाहर जा रहा है। अब इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन अलग अलग कंपाउंड्स हैं एंड स्ट्रक्चर भी अलग अलग रह सकते हैं डेफिनेटली। सिर्फ एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, जेनॉन इनर्ट गैस है, मतलब इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है गाइस, 8। अब कई सारे कंपाउंड्स हैं एंड कई सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाकर दिखाने हैं। तो ये लीजिए, ये कंपाउंड्स है, देन इसके बाद ये कॉलम में स्ट्रक्चर बना लेंगे एंड फिर बताएंगे कि इसका शेप कैसा है। इनफैक्ट हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हैं जेनॉन का। अब सबसे पहले बात करते हैं XeF2। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 का। यहाँ दो ही बॉन्ड है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। तो सर 8 में से 2 बॉन्ड बनाएंगे, बाकी 6 लोन पेयर के रूप में रहेंगे। जी हाँ, और जब ऐसा होगा तो आप लोगों को इसका जो स्ट्रक्चर मिलता है गाइस, वो स्ट्रक्चर मिलता है ऐसे। यहाँ पर 3 जगह पर लोन पेयर प्रेजेंट होती है, देख लीजिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसे आप लोग कहते हैं लीनियर। क्या कहेंगे इसे, लीनियर कहेंगे, है। सिमिलरली अगर आप लोग XeF4 के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4।
अब देखिए 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। सर अभी भी 4 रहेंगे, हाँ। तो ऐसे केस में आप लोगों के सामने जो स्ट्रक्चर आता है ना गाइस, वो स्ट्रक्चर ऐसा आता है। देखिए यहाँ पर 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए और 2 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर यहाँ पर, 1 लोन पेयर यहाँ पर। ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप लोग कहते हो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यह है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर आप लोग XeF6 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। सर 6 बॉन्ड है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब 6 बॉन्ड बनने के बाद 1 लोन पेयर रहेगी, हाँ। तो ऐसे केस में आप लोगों को जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों? अगर ये रेगुलर है तो यहाँ पर देखिए ये 5 फ्लोरीन हो गए, 6ठा फ्लोरीन अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो वो रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर होती है। इस ज्योमेट्री को कहा जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट कंपाउंड की स्टडी करते हैं, दैट इज XeO3, ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। अब सर 3 ही बॉन्ड बनेंगे, हाँ, लेकिन तीनों डबल बॉन्ड बनेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड्स कितने होते हैं, 2। मतलब टोटल बॉन्ड्स कितने बन जाएंगे, 6। देखिए एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। सर एक लोन पेयर बची है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 8, हाँ, एक पेयर यहाँ पर बची रहेगी एंड इसके कारण इसका शेप होता है पिरामिडल। देखिए अमोनिया के समान बन गया अमोनिया के समान। देन आखिरी में हमें इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ना है जहाँ पर ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। अब देखिए टोटल बॉन्ड 6 बनेंगे, कैसे, 4 इसके साथ, 5वां इसके साथ, लेकिन डबल होगा। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन तो खैर और भी बचे रहेंगे, हाँ। अब इसका शेप अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ज़ेनॉन रख देते हैं एंड यहाँ पर रख देते हैं 4 कॉर्नर पे 4 फ्लोरीन, ठीक है। सर अब एक ऑक्सीजन कहाँ रखें, चलिए एक ऑक्सीजन यहाँ रख देते हैं तो डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड एक लोन पेयर यहाँ पर। सर ये उसके समान दिख रहा है, नहीं, थोड़ा सा अलग है। इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पिरामिडल, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर है और ये क्या बिहेव कर रहा है, पिरामिड। आप लोग चाहे तो ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर भी शो करके दिखा सकते हो। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए आखिरी टॉपिक की तरफ, ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 वाला जो यूनिट है हमारा उसके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव द यूजेस ऑफ दिस एंड दिस इनर्ट गैस। हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ हेलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। बहुत सारे यूजेस है, मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, पूरा थ्योरेटिकल है, एक यूज हम लोग याद नहीं कर सकते, इसलिए आपके सामने रखा है और हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। हेलियम की अगर बात करें तो सबसे पहला यूज देखिए, हेलियम प्लस ऑक्सीजन, ये जो मिक्सचर होता है इसे यूज़ करते फॉर द अस्थमा पेशेंट। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में या और भी किसी शो में, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कई सारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिन्हें अस्थमा का अटैक जब आता है तो उनके पास एक पंप होता है जिससे वो इनहेल करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर। ये जो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर है इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द सी डाइवर्स, मतलब गोताखोर समुद्र में जो गहरे पानी में जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिक्सचर। एक और यूज देखिए, फिलिंग ऑफ द बलून्स, ऐसा मैंने लिख के रखा है, आपने बचपन में पढ़ा होगा गैस बलून, है ना। तो जो गैस बलून्स होते हैं उसमें 85% हीलियम एंड 15% हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। लिक्विड हीलियम की अगर बात करें तो लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लो टेम्परेचर, जो कि कई सारे रिसर्च वर्क में आप लोगों को हेल्प करेगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ शील्डिंग गैस फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग करते समय बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तो जहाँ पर आर्क वेल्डिंग करनी है उसके बीच में और आपके बीच में हम लोग क्या डाल देते हैं, हीलियम गैस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द सुपरसोनिक वाइंड टनल्स। सुपरसोनिक पता है आप लोगों को इसका मीनिंग, वाइंड टनल्स जो होते हैं जो बहुत स्पीड में घूम सकते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसा नाम सुना होगा कभी, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, है ना, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एटम्स को बम्बार्ड करने के लिए हम लोग हेलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हेलियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। आखिरी में मैंने लिखा है एमआरआई। एमआरआई का मतलब क्या, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सर हम लोग जो डेली लाइफ में एमआरआई सुनते हैं क्या वही है? हाँ, जो एमआरआई की मशीन है उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए आप लोग हीलियम का इस्तेमाल करते हो। अब चलते हैं यूजेस ऑफ नियॉन की तरफ। नियॉन की अगर बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन द डिस्चार्ज लैम्प। सर ये क्या है? डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब आप लोग सोचिए, जैसे कहीं रात में प्लेन आ रहा है, एयरपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग जो ऑर्डिनरी लाइट्स हमारे घर में यूज़ करते हैं, क्या वो वाले लैम्प हम लोग रनवेज के ऊपर या फिर एयरपोर्ट के ऊपर लगाएंगे? नहीं, क्योंकि उसका पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी कम होता है। तो वहाँ पर नियॉन बल्ब यूज़ किए जाते हैं। नियॉन बल्ब का पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है। ये एयरपोर्ट से ये ऊपर जब हम लोग लाइट को छोड़ते हैं तो एयरप्लेन उसे डिटेक्ट कर सकता है, राइट। सिमिलरली जो माइंस में काम करते हैं, माइनर्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, बेचारे वर्कर्स हैं, उनके कैप के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा लाइट लगा होता है, वो भी नियॉन लाइट होता है। देन नियॉन प्लस हेलियम, ये मिक्सचर जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक करंट ना लगे ऐसे प्रोविजन करने के लिए, फॉर एग्जांपल वोल्टेज स्टेबलाइजर्स एंड करंट रेक्टिफायर्स में। अगेन इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द लेजर्स, जो लेजर के लैंप्स आप लोगों ने देखे होंगे, एंड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। देन एर्गॉन की अगर बात करें तो एर्गॉन का इस्तेमाल देखिए कहाँ होता है, मेनली एर्गॉन का इस्तेमाल होता है प्योर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने में, फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर इन अ वेल्डिंग एंड स्टील प्रोडक्शन। कहा था मैंने, मिक्सचर ऑफ 85% एर्गॉन एंड 15% नाइट्रोजन इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है, फोड़ के देखो फट से आवाज आता है, क्या होता है उसके अंदर 85% एर्गॉन एंड 15% नाइट्रोजन। किस लिए? ताकि टंगस्टन फिलामेंट की लाइफ मेंटेन रहे, बड़ी हुई रहे। देन इन द फिलिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये इस्तेमाल कॉमन दिख रहा है ना। एंड एर्गॉन प्लस नियॉन, ये बहुत ही चल रहा है आजकल, एर्गॉन प्लस नियॉन टू गेट लाइट्स ऑफ वेरियस कलर्स। सर ऐसा कैसे? देखा होगा आप लोगों ने कि कई सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं या हाईवे पे कई सारे ढाबे जो होते हैं, रात में देखो कलरफुल लाइटिंग लगी होती है ना। तो ये जो लाइट्स है ये सारे के सारे एलईडी लाइट्स हैं और इनमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो ये जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं ये इनके कॉम्बिनेशन के कारण, इनका परसेंटेज कम ज़्यादा करिए, बल्ब का कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों का ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 वाला जो यूनिट है गाइस, ये होता है फिनिश।